एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उस विचार को जियो। यही कहा था स्वामी विवेकानंद ने। आज है 12 जनवरी और आज स्वामी विवेकानंद का 163वां जन्म दिवस है। आज के दिन को भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है, तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। और स्वामी विवेकानंद के इन विचारों के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन स्टार्ट करने के क्रम में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक सुखद अनुभूति होती है इसको पढ़कर कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो 700 बिलियन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर चुका है। ये एक मनोवैज्ञानिक आंकड़ा था जिससे सोचना अपने आप में ऐसा लगता था कि हाँ, ये आंकड़ा भारत अगर पार करता है तो इस जो वर्तमान में दुनिया की स्थिति बनी हुई है, जो आर्थिक प्रभाव दुनिया को देखने पड़ रहे हैं, जो सैंक्शन भारत के ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं या भविष्य में जो लगने वाले हैं, 500% का जो टैरिफ लगने वाला है, उन सब का जो सुरक्षा कवच है वो यही होने वाला है। कैसे है ये हमारा सुरक्षा कवच, किस तरह से हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं और क्या प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण होता है, इसमें क्या क्या आपको जानना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, 700 बिलियन डॉलर से अधिक का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 700 बिलियन डॉलर से प्लस हो चुका है। इसमें जो 700 बिलियन है, इसमें 85% मुद्रा जो होती हैं वो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, कुल भंडार में फॉरेन करेंसी एसेट जो होते हैं, फॉरेन करेंसी एफसीए का मतलब फॉरेन करेंसी एसेट का जो वैल्यू है, यानी 100, आप ये समझिए कि 100% अगर आपके पास कोई पैसा है, 100 रुपए है, उसमें से आपका 85 रुपए जो हो एफसीए के तहत है। एफसीए में कौन कौन सी मुद्रा आती है? जो विदेशी मुद्राएं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है वो एफसीए के अंतर्गत आती है। अभी हम उन पर चर्चा करेंगे। इसमें 10% का स्वर्ण भंडार है। मूल वृद्धि का प्रमुख घटक यही है। जो आप आजकल देख रहे होंगे, सोने का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा छूने के क्रम में सोना तैयार खड़ा हुआ है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही भारत का ये जो स्टोरेज प्रणाली है यही है। क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर खरीदी जा रही हो, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड हो, तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता है। क्योंकि सरकार ने खूब सोना खरीदा है, खूब सोना खरीद के अपना भंडारण कर रही है। केवल भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है, विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सरकारें हैं वो इस वक्त ऐसा ही कर रही हैं। सब सोने का भंडारण कर रही हैं। भविष्य की ऊर्जा है ये, भविष्य का मेटल है। तो ऐसे में जब डिमांड ज़्यादा होती है, मार्केट में चीज़ें कम होती हैं, तो जाहिर सी बात है उनका रेट बढ़ता है। जल्द ही सोना अपने सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, या यूं कहें कि सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है, उसको नीचे आने का समय है। बाकी अनिश्चितताओं का दौर है। अगर युद्धक स्थितियां बनती हैं, जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख पा रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो सोने का भाव और बढ़ेगा। आपको पता है पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा लड़ते थे तो ये देखा जाता था उनके पास कितना स्वर्ण भंडार है। तो वो चीज़ आज भी अप्लाई होती है, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दुर्लभ मटेरियल है। दुर्लभ चीज़ें महंगी होती हैं, जो चीज़ें कम, वही प्रॉफिट ऑन डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला, कि जो चीज़ें जितनी कम होंगी जिनकी, और अगर उनमें गुणवत्ता है, अगर उनकी डिमांड है, तो उनका रेट वाजिब है, बढ़ेगा। तो वर्तमान में जो सोने का रेट बढ़ा है उसका एक बहुत मजबूत कारण ये भी है कि सरकारें खूब सोना खरीद कर अपना भंडारण भर रही हैं। मार्केट में सोने की उपलब्धता में कमी आ रही है, जिसकी वजह से सोने का रेट ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक सिचुएशन का समय आ गया है, या शायद सिचुएशन का समय जा भी चुका है। हो सकता है कुछ समय में अगर स्थितियां सामान्य बनती हैं तो सोने का रेट थोड़ा नीचे आए, और वहां पे कुछ समय, जैसे पिछले 10 साल से 15 साल से सेचुरेट था सोना एक जगह, वहां सेचुरेट हो। लेकिन ये चीजें डिपेंड करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का माहौल है। अगर गोल्डन डोम की ज़रूरत सबको पड़ती है, गोल्डन डोम आप समझ पा रहे होंगे, अमेरिका की जो, जिस तरह इज़राइल का आयरन डोम है, उसी तरह अमेरिका ने गोल्डन डोम की चर्चा की है, गोल्डन डोम बनाने वाला है वो। उसने हाल ही में एलन मस्क से किनारा करते हुए, आपको पता है एलन मस्क जब ट्रम्प सरकार में आए थे तो एलन मस्क को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। एलन मस्क को ये भी चर्चा की गई थी कि जो यूएसए को एक सुरक्षा कवच गोल्डन डोम नाम से प्रदान किया जाएगा, उसमें एलन मस्क की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन वर्तमान विवादों के चलते जो एलन मस्क से विवाद हैं ट्रम्प के, वो पता है आपको क्यों है? वेनेजुएला केस से ये बात साफ जाहिर हो गया कि एलन मस्क विरोध कर रहे थे फॉजल फ्यूल का प्रयोग करने को। वो
ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना चाहते थे विश्व को। उनकी टेस्ला कार के बारे में आपको पता ही है। ऐसे में क्योंकि ट्रंप ने उनकी बात नहीं मानी और फॉसिल फ्यूल को यानी वेनेजुएला पे हमला करने का इरादा बनाया, ऐसे में दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए और कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोनों अलगाव की स्थिति में आ गए। अब जो उनका प्रोजेक्ट था जिसे वो अमेरिका को सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहते थे, उसके लिए अब वो विकल्प तलाश रहे हैं। और चर्चा है कि वो अमेज़न के जो जो बेज़ोस हैं, उनके नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा प्रयास वो कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए जो बनाना चाहते हैं सुरक्षा कवच, उसमें अमेज़न का सहयोग लिया जाए। चलिए, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या-क्या इसमें आते हैं? सबसे पहले वही विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, फॉरेन करेंसी एसेट्स आती हैं, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और येन में निवेश होता है। यानी ये जो बास्केट है, डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और येन का जो बास्केट है, इसमें निवेश होता है। यह सबसे बड़ा घटक है जो कुल भंडारण का लगभग 85% है। इस बास्केट में ये जो 5 मुद्राएं हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना होता है। कई बार वन दिवसीय एक दिवसीय परीक्षाओं में इस बास्केट के में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। स्वर्ण भंडार अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण इसका मूल्य बढ़ा है। यह आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। पहला इसमें एफसीए, दूसरा स्वर्ण भंडार, तीसरा विशेष आहरण अधिकार जो स्पेशल ड्राइंग राइट है आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, कि आप इस तरह का उधार ले सकते हैं, वो भी आपकी विदेशी मुद्रा भंडार के घटक के रूप में काउंट किया जाता है। इसी तरह आईएमएफ में आरक्षित स्थिति, भारत की आईएमएफ के साथ वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये इसके तत्व वो है, पार्ट है जो विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों में शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व की बात करेंगे। हालांकि महत्व की चर्चा हमने पहले ही कर दी, फिर भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जिन्हें हम देखना जरूरी है। रुपए की स्थिरता, आपकी मुद्रा भंडार, अगर किसी कंट्री का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, प्रभावी है, तो उसके जो करेंसी होगी वो स्टेबल रह सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। तो अगर ऐसा स्थिति बनी रहती है तो हमारे पास एक व्यवस्था होगी। अगर आपके पास, इस तरह से समझिए, अगर किसी कंट्री के पास डॉलर जैसी मजबूत मुद्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ऐसा कहा जाता है चीन के बारे में कि अमेरिका इसीलिए चीन से ज़्यादा 3-5 नहीं करता है। उसका कारण यही है कि चीन ने अमेरिका से भी ज़्यादा डॉलर को इकट्ठा कर लिया है। यानी अमेरिका के पास जितना वर्तमान में डॉलर है, ये मत समझिएगा कि अमेरिका के पास तो मशीन है, वो खूब सारा डॉलर छाप तो सकता है। तो आपको पता है अगर पैसा बहुत सारा छप गया तो पैसे का मूल्य ऑटोमेटिक गिर जाएगा, मुद्रास्फीति भयंकर आ जाएगी। इसीलिए जो पैसा छापा जाता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे आपके पास उतना मटेरियल होता है, जैसे आपके पास सोना हो गया या आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, इन सब के बिहाफ पे पैसा छापा जाता है कि पैसा आप कितना मार्केट में निकाल सकते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा निकाल देंगे तो वही डिमांड सप्लाई वाली बात आ जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो अपने आप पैसा रुपया गिर जाएगा, डॉलर गिर जाएगा। तो जो विदेश नीति के जानकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि चाइना से अमेरिका ज़्यादा 3-5 इसीलिए नहीं करता क्योंकि अमेरिका से भी ज़्यादा डॉलर का इकट्ठा कर लिया है चाइना ने। अगर बहुत इधर-उधर करेगा तो चाइना सारे डॉलर, अगर सोचिए एक साथ मार्केट में बहा दे तो क्या होगा डॉलर का हाल, खत्म सा हो जाएगा डॉलर। ऐसी स्थिति कोई भी राष्ट्र कर सकता है जो किसी राष्ट्र की करेंसी को इकट्ठा कर ले। जैसा आप समझे, अभी आपने एक मूवी देखी होगी धुरंधर, उसमें खादानी ब्रदर कोई ब्रदर थे, उनके बारे में सुना होगा। फैक्ट है वो, अगर आप गूगल पढ़ेंगे तो इनकी मृत्यु वैसे ही होती है जब भारत में करेंसी बैन होता है, यानी 2000 वाले नोट्स जब लीगल टेंडर नहीं रह जाते हैं, जब बंद किए जाते हैं, 500 वाले जो पुराने नोट्स थे उन्हें जब लीगल टेंडर नहीं बनाया जाता है, बंद किया जाता है, नोटबंदी की जाती है, तो नोटबंदी के कुछ ही दिनों बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके पीछे कारण जो दिए जाते हैं वो लॉजिकल लगते हैं, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा था, भारत का इतना ज़्यादा पैसा छाप के रखा था। तो आप कहेंगे ना कि क्यों छाप के क्यों रखा था, ले आते मार्केट में। मार्केट में पैसा लाना इतना आसान नहीं होता, हमारी एजेंसी लगी होती हैं भारत में ही, क्योंकि भारत इंटरनेशनल मुद्रा तो थी नहीं इतने स्तर पर जिस तरह डॉलर है। डॉलर हो तो कहीं भी आप प्रयोग कर लो। अगर रुपयों को आपको प्रयोग करना है तो आपका सबसे बड़ा बाजार भारत है, और भारत में अगर आपको प्रयोग करना है तो पहले भारत में ले आना होगा माल को। तो भारत में माल को ले आना थोड़ा कठिन होता है। हमारी इंटरनेशनल स्तर पर जो एजेंसीज हैं वो अच्छा काम करती हैं, फिर भी बड़ी मात्रा में आता रहता है, ये मत सोचिएगा नहीं आता है, बहुत बड़ी मात्रा में वो रुपया आ रहा था,
जिसकी वजह से सरकार को एक्शन लेना पड़ा। और अ, जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि देखिए 93% पैसा आ गया, 95% पैसा आ गया, क्या फ़ायदा हुआ इसका, कहाँ गया ब्लैक मनी? ब्लैक मनी नहीं, जो नकली धन था, जो नकली मुद्रा थी, उससे संरक्षण प्राप्त हुआ। बाकी ब्लैक मनी का क्या मतलब है? अगर 95% या ₹100 अगर आपके मार्केट में था, अगर वो आपके पास वापस आ गया, तो इसमें क्या बुराई है? आप ये समझिए कि क्या बुराई है? हाँ, सरकार के जो कुछ दावे थे, वो ज़रूर असफल हुए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि निर्णयन में ऐसी प्रक्रिया आती है जब आपसे गलती हो जाती है। हालाँकि सरकार को थोड़ा और समय लेकर और गंभीर तरीके से ऐसा प्रयास करना चाहिए था। चलिए आते हैं रुपए की स्थिरता पे। अगर हमारे पास डॉलर की संख्या, डॉलर डॉलर की मात्रा ज़्यादा होगी और कहीं हमको ऐसा लगा कि हमारा रुपया और ज़्यादा गिर रहा है, तो हम डॉलर को मार्केट में गिराकर रुपए को स्टेबल कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है। भुगतान संतुलन हमारा जो हम जब आयात करते हैं, आयात के क्रम में जो हमें पैसा भुगतान करना होता है या जो हमने ऋण ले रखे हैं, उस ऋण को जब हमें पूरा करना होता है, तो ऐसे में हम अपने इस विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग कर कर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर सकते हैं, साथ ही अपने ऋण को भी चुकता कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास एक मजबूत बैलेंस ऑफ मत आपके पास एक मजबूत आर्थिक आधार होता है, अगर आपके पास एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, तो कोई भी बड़ा राष्ट्र या कोई भी बड़ी एजेंसी आपको ऋण देने से कतराती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि विलफुल्ली आप इसको पूरा कर देंगे, आप समय आने पर पैसा चुका सकते हैं, आप इस स्थिति में हैं। ये तो नॉर्मल हमारे आपके साथ भी लागू होती है। हमको पता है कि ये व्यक्ति अगर हमारा धन वापस कर सकता है, तब ही की स्थिति में हम उससे कुछ उधार या उसके साथ कोई लेन-देन करते हैं। आर्थिक विश्वास की बात करेंगे कि अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, तो वैश्विक स्तर पर हमारे ऊपर लोगों का आर्थिक विश्वास बढ़ेगा। संकट प्रबंधन अगर कोई संकट की स्थिति आती है, जैसे कोरोना आया था, ऐसी कोई स्थिति बनती है या कोई युद्ध की स्थिति बनती है, ऐसे समय में ये विदेशी मुद्रा भंडार हमारे लिए कवच का कार्य करते हैं। इसरो का पीएसएलवी C62 मिशन ईओएस N1 उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया है। मिशन विवरण आगे जानेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C62 रॉकेट द्वारा ईओएस N1, ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पीएसएलवी C62 से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 से ईओएस N1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। बड़ी बात यह है कि यह उपग्रह सीधे तौर पर डीआरडीओ के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि कह के लॉन्च किया गया है। जैसे हम सामान्यतः क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट पावर का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम बताते हैं, उससे हम मौसम का मुआयना करेंगे, हम बचाव कार्य करेंगे, आपदा नियंत्रण करेंगे, जबकि उनका अप्रत्यक्ष रूप से हम मिलिट्री यूज कर रहे होते हैं। इस उपग्रह को हमने कह के लॉन्च किया कि इसका हमारा यूज डीआरडीओ करेगा। प्रक्षेपण समय क्या बात है, तो जिस समय अब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वही समय है जब संभवतः ये हमारा PSLV C62 लॉन्च हो चुका होगा। 6:17 पे लॉन्च होने वाला है। अभी 10:17 पे लॉन्च होने वाला है। अभी 10:20-21 हो रहे हैं, तो संभवतः ये अब तक लॉन्च हो चुका होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ईओएस N1 उपग्रह के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। हमने आपको बताया निगरानी करना, क्योंकि डीआरडीओ के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो डीआरडीओ के लिए सीमा क्षेत्रों के अच्छे उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग और सुरक्षा निगरानी में सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य हो गया। आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, इन स्थितियों में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पृथ्वी अवलोकन, कृषि, वन, जल संसाधन और शहरी नियोजन के लिए महत्वपूर्ण भी स्थानिक डेटा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पे एक प्रीलिम फैक्ट ऐड करिएगा, पीएसएलवी की जो लोड कैपेसिटी है वो 1750 केजी है। ऐसी छोटी-छोटी बातें जब हम सेशन ले रहे होते हैं तो आपसे डिस्कस करते चलते हैं, ये क्योंकि लिखी नहीं जाती हैं, ये हम बोलते हैं और आप सुन लेते हैं, ऐसे में ये कहीं न कहीं दिमाग में सेट हो जाता है। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, कहीं पीएसएलवी का पेलोड पूछा जाता है कि पेलोड कैपेसिटी कितनी है, तो 1750 केजी है। डिजिटल इंडिया अधिनियम नया कानूनी ढांचा, आपको पता है हमारा जो पुराना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम था वो 2000 में लॉन्च किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे प्रश्न आते रहे हैं इससे हमेशा से कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लॉन्च किया गया था। ये समय है नए कानूनी ढांचा को बनाने का, ये समय है नई सदी का। 21वीं सदी में जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तमाम परिवर्तन हुए हैं, तमाम चुनौतियां हमारे सामने आई हैं,
उन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा हो, जिसके तहत हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकें, अपने लोगों को सुरक्षित कर सकें और कार्रवाई करने की स्थिति में हों। यानी अगर कोई विदेशी प्रभाव हमारे ऊपर आता है तो हम उस पे भी कार्रवाई करने की स्थिति में हों। ऐसे में जो नया डिजिटल ढांचा होगा, ये 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ों को डील करेगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि हर्बर की व्यवस्था हो, यानी मध्यस्थ आपके डाटा को लेने के बाद मध्यस्थों की भूमिका को भी सुनिश्चित करेगा कि जो आपके डाटा को जो बीच में लोग ले रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं उसको, बाद में उनका कोई लेन-देन नहीं आता। जिसने यूज़ किया है केवल उसके ऊपर अभी तक जो हमारा कानून है, उसके अनुसार अगर आपका डाटा के साथ कोई खिलवाड़ होता है, तो या तो आप ज़िम्मेदार होते हैं या तो जिस पार्टी ने ये कार्य किया है। जबकि इस नए का मसौदा में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक बीच में हार्बर, यानी जो बीच के लोग हैं वो भी, उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी कि ये डाटा उस व्यक्ति तक पहुँचा कैसे जिसने इसका मिसयूज़ किया है। तो तमाम कानूनी प्रक्रिया इसमें सरकार हमसे आपसे भी राय माँगेगी, हमसे आपसे भी आवेदन स्वीकार किए जाएँगे कि हम क्या चाहते हैं इसमें, किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। जब ये कानून आएगा तो हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। डिजिटल इंडिया अधिनियम के प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे तो एआई का नियमन, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में कितना घातक, कैसे कहूँ, ये अपने आप में कितना सुखद अनुभव भी है, साथ में दो-धारी तलवार की तरह है ये। अभी 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ग्रोक का प्रयोग कर कुछ लोगों ने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री का, चाचा ट्रम्प का, तमाम लोगों की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ बनाई जिनको कह सकते हैं कि कुछ संवेदनशील संवेदनशील पिक्चर्स बनाई, जिसको लेकर जब ग्रोक से सवाल पूछा गया, जब कंपनी से सवाल पूछा गया, सारा भारत सरकार ने भी सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो एक एआई है, वो प्रॉम्प्ट पे काम करता है, अगर जो प्रॉम्प्ट देने वाले की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह का प्रॉम्प्ट देता है। हालाँकि भारत सरकार का जो म प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वो इससे प्रसन्न नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इससे खुश नहीं हुआ, उसने उसको नोटिस दी है कि ऐसा कैसे चल सकता है कि अगर प्रॉम्प्ट में कुछ भी दे दे तो आप उसे कर डालोगे। कुछ नियमन तो ज़रूरी हैं, वो सब इन चीज़ों को इंक्लूड करेगा। साथ ही साइबर सुरक्षा वर्तमान में कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये नया मसौदा साइबर सुरक्षा, एआई का नियमन, डेटा गोपनीयता और सेफ हार्बर समीक्षा के बीच में कार्य करेगा। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर वन्यजीव संरक्षण। नीलगिरी तहर आपको पता है एक बकरा होता है, जो तमिलनाडु में पाया जाता है, जंगली बकरा होता है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। यह पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पर्वतीय बकरा है। आईयूसीएन की स्थिति की बात करेंगे तो ये इंडेंजर्ड, संकटाग्रस्त में आता है। वन्यजीव अधिनियम में अनुसूची वन में इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। निवास क्षेत्र की बात करेंगे तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों में ये पाया जाता है। यूपीएससी इस पे प्रश्न पूछ चुका है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक वाराणसी में होती है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की आगामी बैठक में नदी तट विकास, शून्य तरल निर्वहन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और गंगा की स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ये आज के यूपी की गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपडेट था। नमामि गंगे कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश की प्रगति की चर्चा करेंगे हम। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एसटीपी होते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। एसटीपी क्या होते हैं? तो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। उत्तर प्रदेश में नए एसटीपी प्लांटों की मंजूरी गंगा में प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। नंबर 2, नदी तट का विकास, घाटों का आधुनिकीकरण और नदी तटों पर स्वच्छता बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। नंबर 3, शून्य तरल निर्वहन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, औद्योगिक इकाइयों से गंगा नदी में सीधे प्रदूषित जल के निर्वहन को रोकने के लिए जेडएलडी तकनीकों को अनिवार्य किया जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण, गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, यानी राष्ट्रीय गंगा परिषद जो है उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत मालदीव संबंध, एफटीए की दिशा में वर्तमान जो वैश्विक घटनाक्रम देख रहे हैं उसमें मालदीव के साथ जो भारत के रिलेशन है उसमें काफी सुधार की संभावना है। एक फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों करने जा रहे हैं, मुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों करने जा रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौता, हालिया कूटनीतिक सुधारों के बाद भारत और मालदीव एक मुक्त व्यापार समझौते की तरफ अग्रसर है।
नेबरहुड फर्स्ट नीड, भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट नीड है उसके तहत भारत ने ये प्रयास किया है कि मालदीव को ये विश्वास दिलाया जाए कि भारत उसके साथ है, जरूरत पड़ने पर भारत उसके साथ ही रहेगा। और वो शायद मालदीव को अभी आभास भी हो गया कि सच में भारत एक सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। विराट कोहली क्रिकेट एक इतिहास में नया मील का पत्थर साबित करते हैं। 28,000 रनों की उपलब्धि, सबसे तेज दुनिया में ऐसे बल्लेबाज बनते हैं जो 28,000 रनों को पूरा किया उन्होंने। इस मामले में उन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि उनके निरंतर खेल और समर्पण को दर्शाती है। अभी जो आज हमने डिस्कशन किया है उसका एक बार सारांश देख लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक संकेतक, विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन से अधिक रुपए की स्थिरता और बीओपी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य घटक एफसीए, स्वर्ण भंडार और एसडीएल स्पेशल ड्राइंग राइट, स्वर्ण भंडार और एफसीए आपके लिए महत्वपूर्ण है। शासन और युवा भागीदारी, राष्ट्रीय युवा दिवस आज 12 जनवरी है, जैसा हमने आपको बताया। आज हमारे स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसरो का पीएसएलवी C60 EOS N1 मिशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के अनुप्रयोग जिसे डीआरडीओ के लिए लॉन्च किया गया है। पर्यावरण संरक्षण में नीलगिरी तहर के बारे में हमने चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मालदीव और भारत के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा की। इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।